नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे आप सभी लोग। साथियों, हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की जो सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे यूपी पीजीटी और जीआईसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक ना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से रिलेटेड, ठीक ना। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या कुछ है आज आपके लिए खास। तो साथियों, हम लोगों ने इसके पहले 37 क्वेश्चन कर लिए हुए थे। तो 38वां क्वेश्चन हमारा पीपीटी से स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले मैंने डायरेक्ट बुक के पेज से लगा दिया था, लेकिन हम अब पढ़ेंगे पीपीटी से, ठीक ना। तो 38वां क्वेश्चन स्टार्ट है। क्या कहता है ये, ध्यान से सुनिएगा। और साथियों, हमने हर एक प्रश्न के नीचे यह प्रश्न कब बन आए हुए हैं, और इसलिए ये लगाना ज़रूरी था क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। यानी उस समय जीआईसी का परीक्षा हुआ था तो उस समय कैसे प्रश्न पूछे गए थे और अब कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका हमें अनुमान मिल सकता है। और हमको कितनी गहराई के साथ पढ़ना है ये हमें पता चल जाता है, ठीक ना। तो आइए बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? आपको पता है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? एकाकी था, निर्धन था और निंदनीय एवं अल्पकालिक था। तो और बाकी के क्वेश्चन हम बाकी का ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यही सही है ना। क्योंकि जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा हॉब्स के बारे में या पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, वो ये इस प्रश्न का उत्तर तो कभी गलत दे ही नहीं सकता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये सही है। चलो, हम यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था की बात हो रही थी, तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्राकृतिक अवस्था वास्तव में थी क्या। वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक अवस्था थी क्या। देखो, प्राकृतिक अवस्था जो थी, ये प्राकृतिक अवस्था समझौते से पूर्व की अवस्था थी। ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, ये समझौते से पूर्व की अवस्था थी। समझौते से पूर्व की अवस्था थी। अच्छा, ये इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में तीनों समझौतावादी विचारक कौन कौन से? हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने प्राकृतिक अवस्था के मानों को कैसा बताया। जैसे हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के मानों को कैसा बताया, और लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के मानों को कैसा बताया, और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मानों को कैसा बताया। देखो साथियों, आपको याद रहना चाहिए ये, क्योंकि ज़रूरी है ये, ठीक ना। आप कहोगे सर इसे हमें बचपन से पता है। कोई बात नहीं, बचपन से पता है फिर भी आप एक बार, आज आपको फिर भी कुछ इसमें नया मिलने वाला है। कैसे? तो आइए देखते हैं। देखो, हॉब्स के संबंध में याद रखिएगा, हॉब्स के संबंध में ये बात आपको याद रखनी है कि हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था था, इसमें मानव का स्वभाव कैसा था, यानी मानव कैसा था, मानव के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पर मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ कलर, ताकि क्या हो, आपको एक मिल जाए आसानी से समझने में सहूलियत मिल जाए थोड़ा सा। जैसे इसमें देखो, प्राकृतिक अवस्था का मानव कैसा था? सॉलिटेयर था। सॉलिटेयर यानी क्या था? एकाकी था। सॉलिटेयर हो सकता है, स्पेलिंग नहीं, ये होना चाहिए आई थिंक। सॉलिटेयर था। क्या था? पुअर था। और क्या था? नेस्टी था। नेस्टी यानी गंदगी भरा था, गंदा था। और ब्रूटल था। ब्रूटल यानी मारकाट का, यानी मारकाट मचाने वाला था, ब्रूटल था। शॉर्ट लिव्ड था। शॉर्ट लिव्ड यानी क्षणभंगुर या फिर अल्पकालिक कह लो। यानी मेरे भाई, आपको याद रखना है क्या, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? सॉलिटेयर था, पुअर था, नेस्टी था, ब्रूटल था, शॉर्ट लिव था। आप कहोगे सर हिंदी में बताओ ना। देखो, हिंदी में इसके कई नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है एज इट इज़। सॉलिटेयर यानी एकाकी था, पुअर था यानी निर्धन था, गरीब था, नेस्टी यानी गंदा था, ब्रूटल था यानी घातक था, यानी मारकाट मचाने वाला था, और शॉर्ट लिव था यानी क्षणभंगुर था, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। ये 5 शब्द कहे उसने, हॉब्स ने अपने प्राकृतिक अवस्था के मानव के लिए 5 शब्दावली का प्रयोग करा है। तो ये पांचों शब्दावली आपको एज इट इज़ याद रहनी चाहिए, ठीक ना मेरे भाई। इसलिए ये बताना ज़रूरी था मुझे, ठीक ना। और हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में जो मानव था, ये कैसा था? ये इस समय की जो अवस्था थी वो कैसी थी? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट वॉर, ऑल अगेंस्ट वॉर, यानी प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था। प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था। प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध क्या था? युद्ध था। अच्छा, इसी अवस्था को
यानी प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की वजह से रॉल्स ने इसको क्या कहता है, कैदी की अवस्था कहता है। ये कैदी की दुविधा, माफ़ करिएगा, कैदी की दुविधा कहता है। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये रॉल्स कहता है। पेन चेंज कर दे कलर। देखो याद रखिएगा हमने क्या कहा, यानी जो हॉब्स था, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था का मानव इस तरीके से था, सॉलिटेयर था, पुअर था, नेस्टी था, ब्रूटल था, शॉर्ट लिव था। इस वजह से इसकी प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था, के विरुद्ध, यानी प्रत्येक आदमी को प्रत्येक आदमी से डर था, ठीक ना। इसीलिए जॉन रॉल्स ने हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था को कैदी की दुविधा कहा। कैदी की दुविधा यानी क्या? प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स यस होगा यहाँ पर, प्रिजनर्स डायलेमा कहा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, यानी उसको ये डर था कि इसके हमला करने से पहले, यानी दुविधा था कि अगर सामने वाला हमला करने जा रहा हो उसको ये मारेगा नहीं, पता नहीं मारेगा या नहीं, मारने तो आ रहा है लेकिन मारेगा या नहीं मारेगा, उससे पहले मैं ही इस पर क्या कर देता हूँ, हमला कर देता हूँ। यानी कैदी की दुविधा की अवस्था थी इस समय। ये याद रखिएगा, रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था में कैदी की दुविधा जैसे शब्दावली का प्रयोग किसके संबंध में किया है? तो हॉब्स के संबंध में किया है, ठीक ना मेरे भाई, ये याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही। और अच्छा पूछा जाए आपसे, बताओ कि हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? पूर्व सामाजिक थी या फिर पूर्व राजनीतिक थी, या पूर्व राजनीतिक व पूर्व सामाजिक दोनों थी, ठीक ना। याद रखिएगा हॉब्स की जो, चेंज कर दे पेन, तो याद रखिएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक थी। तो वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि लॉक की अवस्था क्या थी, लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, मैं सुन भी नहीं सकता आपका, मेरी बात को ध्यान सुन लो। पूर्व राजनीतिक अवस्था, पूर्व राजनीतिक थी, ठीक ना। अगर पूछा जाए लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, तो पूर्व राजनीतिक थी। वहीं पर हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, तो पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अच्छा, इसके संबंध में एक प्रश्न जरूर से याद रखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हम लोग। अच्छा ये बताओ, हमने ये हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का मानो तो देख लिया, लेकिन लॉक का कैसा था मेरे भाई? लॉक का प्राकृतिक अवस्था का मानव कैसा था? तो वो कैसा था? विवेकशील था, दयालु था, अच्छा था, सहयोगी था। याद रखिएगा ये बात, इसका मानव कैसा था? विवेकशील था, दयालु था, अच्छा था, सहयोगी था। और वहीं पर रूसो ने अपने प्राकृतिक अवस्थाओं के मानव के संबंध में एक विशेष शब्दावली का प्रयोग किया है। वो क्या है? याद रखिएगा, वो क्या था? मैं चेंज कर दे रहा हूँ पेन, यहाँ पर याद रखिएगा, वो क्या था? नोबल सैवेज। इसने अपने प्राकृतिक अवस्था के मानव के संबंध में एक विशेष शब्दावली का प्रयोग करा है। वो क्या है? नोबल सैवेज, यानी सभ्य बर्बर बताया उसने, ठीक ना। आपको हिंदी में हो सकता है बहुत सारा दिख जाए, आपको हो सकता है कुछ और भी दिख जाए यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में वो नोबल सैवेज ही देगा। तो याद रखिएगा आपको नोबल सैवेज, ठीक है मेरे भाई, याद रखना आपको नोबल सैवेज। अच्छा देखो, आपको और भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ लगे। हाँ देखो, अगर पूछा जाए हॉब्स के राज्य का निर्माण का क्रम क्या था? हॉब्स के राज्य निर्माण का क्रम क्या था? यानी मानव स्वभाव के बाद उसकी स्थिति यानी प्राकृतिक अवस्था में आता है, फिर उसके बाद वो कैसे कैसे कॉमनवेल्थ, यानी हॉब्स के संबंध में कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ यानी राज्य, कॉमनवेल्थ का निर्माण का क्रम क्या था? देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो इसको हम देख लेते हैं अलग पेज पे, ठीक ना मेरे भाई, बात कर लेते हैं किसी अलग पेज पर। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पेज पे। हमने क्या कहा ये कि राज्य के निर्माण का क्रम क्या था? राज्य के निर्माण का क्रम, राज्य के निर्माण का मतलब क्या? कॉमनवेल्थ के निर्माण का क्रम क्या है? यही, क्योंकि कॉमनवेल्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि राज्य को
हॉब्स ने कॉमनवेल्थ बोला है, ठीक ना। निर्माण का क्रम बोल दें या चरण बोल दें, जो भी आप कह लो, ठीक ना, याद रखिएगा। मानव स्वभाव, ये मानव स्वभाव, मानव स्वभाव के बाद इसका क्रम क्या आता है, प्राकृतिक अवस्था। ये क्रम आपको याद रखना है। प्राकृतिक अवस्था, देखिए हमने कहा है ना आपसे, देखो क्वेश्चन कम करो लेकिन अच्छे करो, गुणवत्तायुक्त हों, ठीक ना। हमको नंबर्स में नहीं जाना है कि हम 50 क्वेश्चन लगा लिए तो वो मेरे लिए, देखो 50 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको 10 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको मटेरियल मिल जाए, कुछ इस तरीके से देखो ना आप। हो सकता है मैं प्रश्न कम कराऊं, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति और प्रश्नों में जो गुणवत्ता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में कुछ नियम भी थे, प्राकृतिक नियम थे, जिनको हॉब्स क्या कहता है, शांति की धाराएं, कुल 19 धाराएं थी, ठीक ना मेरे भाई। बात करेंगे आगे, लेकिन डिटेल्ड हो जाएगा ज़्यादा क्लास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना मैं समझा पाऊँ समझा दे रहा हूँ। लेकिन आपको ये क्रम याद रखना है मेरे भाई, आपको ये क्रम याद रखना है, क्योंकि ये क्रम बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। देखो मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। देखो मानव स्वभाव, राज्य के निर्माण में चरण क्या है, राज्य के निर्माण के चरण क्या है या क्रम क्या है हॉब्स के संबंध में, तो मानव स्वभाव बताया। मानव स्वभाव के बाद प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था के बाद प्राकृतिक अधिकार आएंगे, और प्राकृतिक अधिकार में ही प्राकृतिक नियम निहित होंगे, और इसमें क्या होगा, सामाजिक समझौते से क्या बन जाएगा, राज्य बन जाएगा, ठीक ना। तो अच्छा ये बताओ, जो हॉब्स का जो मानव था ना, हॉब्स का जो मानव का स्वभाव था वो कैसा था। हॉब्स का जो मानव का स्वभाव था, ये माफ करिएगा, ये क्या था, व्यक्तिवादी था, व्यक्तिवादी था, अहमवादी था, अहमवादी था और स्वार्थी था। हॉब्स का मानव, अभी आपने कहा सर ब्रूटल था, नेस्टी था, पुअर था, शॉर्ट लिव्ड था, तो वही तो कहना चाह रहे हैं। हॉब्स का जो मानव था वो क्या था, स्वार्थी है और अहमवादी है, केवल अपना सोचता है, अपने बारे में बात जानना चाहता है, अपने बारे में ही सोचता रहता है वो। व्यक्तिवादी, अपना भला सोचता है, ठीक ना। समझो, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अच्छा आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। प्लेटो, प्लेटो के बाद क्या आता है, अरस्तु आता है। अरस्तु के, देखो प्लेटो ने कुछ विचारों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांत दिए। अरस्तु ने अरस्तु ने अरस्तु के विचारों का खंडन करते हुए कौन आता है, हॉब्स आता है। हॉब्स के विचारों का खंडन करते हुए कौन आएगा, लॉक आएगा। लॉक के विचारों का कुछ खंडन करते हुए कौन आएगा, रूसो आएंगे। ऐसे इसके बाद कौन आएगा, बेंथम आएगा। ऐसे कौन आएगा, मिल आएगा, जेस मिल आता है। उसी तरीके से जब अरस्तु कहता था क्या मानव का स्वभाव कैसा है, मानव का स्वभाव सामाजिक है, यानी मनुष्य कैसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है। वहीं पर ये हॉब्स इसकी बातों का विरोध करते हुए कहता है कि नहीं भैया, मानव ऐसा थोड़ी न है। मानव कैसा है, झगड़ालू है, स्वार्थी है, व्यक्तिवादी है, अहमवादी है। इसलिए यहाँ पर इसने मानव स्वभाव को इस तरीके से बताया है। उम्मीद करते हैं आप जोड़ पा रहे होंगे, ठीक ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अच्छा ये बताओ, एक विशेष शब्दावली लगे हाथ याद आ गया मुझे, तो यहाँ पे बता देना उचित होगा, क्योंकि ये पता नहीं आगे कब याद आए। ध्यान समझिएगा, हॉब्स ने मानव के स्वभाव में ये बताया तो है, ठीक है, लेकिन इसने विशेष शब्दावली का प्रयोग किया है। वो शब्दावली क्या है, तो याद रखिएगा, सम मम मैलम, सम मम मैलम, माफ करिएगा, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, समम मैलम, ठीक ना, याद रखिएगा, समम मैलम। यानी ये विशेष शब्दावली हॉब्स ने अपने मानव से, अपने मनुष्य के, यानी जो सामाजिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था से, माफ़ करिएगा, जो प्राकृतिक अवस्था में मानव था उसी की बारे में ये बात करते हुए कहा है कि उस समय का जो मानव था ये व्यक्तिवादी था, अहमवादी था और स्वार्थी था। व्यक्तिवादी, अहमवादी और स्वार्थी था, ठीक ना, याद रखिएगा, समम मैलम। आगे बात करते हैं, मिटा दे रहा हूँ, आप लोग के पास तो ऑप्शन है, विकल्प है कि आप क्या कर सकते हैं, रोक कर पॉज कर कर लिख सकते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था समझौते से पूर्व की अवस्था जिसमें था मनुष्य क्या, सॉलिटेयर था, पुअर था, नेस्टी था, ब्रूटल था, शॉर्ट लिव्ड था। वहीं पर प्राकृतिक अधिकार के बात करेंगे हम लोग। प्राकृतिक अधिकार में
के संबंध में आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वस्तु पर प्राकृतिक अधिकार है। ये बात कौन कहता है? ये हॉब्स कहता है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, जिससे क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी। हमने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वस्तु पर प्राकृतिक अधिकार है, यहाँ तक कि दूसरे के जीवन पर भी अधिकार है प्राकृतिक अवस्था में। तो इसीलिए तो क्या कहता है कि भैया ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति से खतरा है, इसीलिए क्या कहता है भैया, राज्य का निर्माण करो समझौता करके, ठीक ना। जो राज्य का काम क्या होगा कि हमारे जीवन की रक्षा करेगा, हमारी आत्म रक्षा करेगा। इसीलिए इसने क्या किया, इसने कहा भैया कि हमारे पास एक परम अधिकार होना चाहिए। वह परम अधिकार क्या होगा? परम प्राकृतिक अधिकार। इसने परम प्राकृतिक अधिकार किसको माना? प्राकृतिक अधिकार किसको माना? तो आत्मरक्षा के अधिकार को, यानी जीवन के अधिकार को परम प्राकृतिक अधिकार बताया। जीवन के अधिकार को परम प्राकृतिक अधिकार बताया। इसी के लिए तो इसने, यानी इसके लिए ही तो इसने राज्य का निर्माण किया था। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। ज़्यादा सेशन लंबा हो जाएगा मेरे भाई, इसलिए यहाँ पर उतनी बातें नहीं कर पाएंगे हम लोग। प्राकृतिक नियम में इसमें प्राकृतिक नियम को शांति की धाराएं कहता है ये। इसमें कुल कितने थे? 19 धाराएं थे, जिसमें 3 प्रमुख थे। यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेल हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आप क्रम याद रखना है आपको। सामाजिक समझौता करता है, इसमें लगभग सभी अधिकार, यानी जो इसका मानव था, हॉब्स का जो मानव था, इसने लगभग सभी अधिकार दे दिए। किसको? लेवियाथन को अपने सभी अधिकार दे दिए, सिवाय एक के। वह अधिकार कौन सा था? तो जीवन का अधिकार था। जीवन का अधिकार कह लो या आत्मरक्षा का अधिकार को छोड़ के बाकी के सभी अधिकार किसको दे देते हैं? लेवियाथन को दे देता है, ठीक ना। और इससे क्या बनता है आगे चल के? ये कॉमनवेल्थ यानी राज्य। अच्छा बताओ, कॉमनवेल्थ समझौते का भाग है या नहीं है? आपसे पूछा जाए, ये बताइए, कॉमनवेल्थ समझौते का भाग है? नहीं। देखो, ये कॉमनवेल्थ जो है ये समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम था, यानी सामाजिक समझौते का परिणाम है, ठीक है, ना कि समझौते का भाग है। क्योंकि समझौता मनुष्यों के बीच में हुआ था, समझौता मानव से मानव के बीच में हुआ था, मानव और मानव के बीच में, यानी तुम अधिकार अपना दोगे तो मैं भी अपना अधिकार दूंगा, ठीक ना। यानी समझौता इसके बीच में हुआ था? मनुष्य और मनुष्य के बीच में हुआ था, ठीक ना। तो ये जो राज्य बना है ये समझौते का परिणाम है, ना कि समझौते का भाग है, ठीक ना मेरे भाई। याद रखिएगा, समझौते का परिणाम है, ना कि समझौते का भाग है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं अब लोग। अच्छा, एक पॉइंट और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कहाँ लिखे यार मेरे भाई, हाँ यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान सुनिएगा। हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कौन कहता है? हॉब्स को, इसीलिए तो हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कौन कहता है? ये तो याद रखिएगा, जोसेफ वायलातो हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार मानता है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, ठीक ना मेरे भाई। 29वां अगला क्वेश्चन, 39th यानी 39वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? एक मिनट कॉल आ रहा है किसी का, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में देख लेंगे। चलो, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, अच्छा अभी जस्ट इसके पहले हमने सीखा क्या कि हॉब्स ने लगभग सभी अधिकार सौंपे थे, ठीक ना। तो ये देख लीजिएगा, 2013 में पूछा गया लगभग सभी अधिकार। अगला क्वेश्चन 40, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, बताओ, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया था? यानी लोगों ने समझौता क्यों किया था, बताओ भाई। उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन हो सके, गृह युद्धों का अंत हो सके, या शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। भाई आपको पता होगा, लॉक ने अपने सामाजिक समझौते में
सॉरी सामाजिक समझौता इसलिए किया था ताकि क्या हो, राज्य उसके अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार के संबंध में, कौन कौन से अधिकार थे। देखो लॉक एक ऐसा विचारक है ना, या फिर कह लें एकमात्र विचारक है जो इसने अपने प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार थे उस अधिकार के साथ आगे बढ़ा है, उस अधिकार के साथ ये राज्य का निर्माण किया है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। लॉक एक ऐसा विचारक है, समझौतावादी है, जिसने अपने प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार इसको मिले थे यानी मानव को मिले थे, वही अधिकार को इसने आगे भी बढ़ाया है, यानी राज्य के बाद भी उस अधिकार को बरकरार रखा है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया था। लॉक के अनुसार लोगों ने अधिकारों की रक्षा, और अधिकार कौन कौन से थे वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी ये तीनों अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी जीवन संपत्ति और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए इसने राज्य का निर्माण किया था। आगे बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन क्या है 41, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस विद्वान, देखो प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से किस विद्वान संबंधित, अरे भाई ये क्या ही पूछ लिया। देखो ये तो आपको पता होगा ना, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के संबंध में कौन सा, लॉक, ग्रीन, रूसो, बेंथम। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि समझौता प्राकृतिक अधिकारों संबंधी तीन ही लोग आते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। इसमें लॉक भी है, रूसो भी है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या सही होने वाला है। थोड़ा अच्छा प्रश्न हो गया ये, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, नॉर्मल ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। दरअसल आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, लॉक ही होगा। आपको होगा सर रूसो क्यों नहीं होगा। देखो रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में बहुत बात नहीं की, इसने प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं, इसने प्राकृतिक स्वतंत्रता की ज़्यादा बात की है। इसने प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात ज़्यादा बात करी हुई है। इसने समझौते पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, ये समझौता किस तरीके से होना चाहिए। मनुष्य अपना सभी अधिकार सौंपते हुए भी अपना कुछ भी नहीं सौंपता है ना। यानी इसने समझौते पर ज़्यादा बल दिया है, इसने प्राकृतिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया है। ठीक ना, इसलिए लॉक, प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में लॉक ने क्या तीन सिद्धांत, वही तीन अपने अधिकार, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इसी की रक्षा करने के लिए अधिकारों का ये देता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, लॉक। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। माफ़ करिएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं और भी। अच्छा ग्रीन के बारे में आपको पता होगा, कौन सा, ये सकारात्मक उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी कौन है, ये ग्रीन है। अगर देखा जाए स्वतंत्रता को सबसे पहले विभाजित करने वाला, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन सबसे पहले किसने किया है, तो ग्रीन ने ही किया है। इसका व्यवस्थित आपको पता है वे बर्लिन ने किया है। आप बर्लिन जान रहे होंगे, लेकिन शुरुआत इसने की थी। ठीक ना। और ग्रीन का एक महत्वपूर्ण कथन है, क्या किसी को याद है, राज्य का काम क्या है, वो बाधाओं को बाधित करना। यानी मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के विकास में, मानव जीवन के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना किसका काम है, ये राज्य का काम है। ठीक ना। और रूसो के बारे में आपको पता ही है, 1762 में उसने क्या लिखा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता नाम से बुक लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, माफ़ करिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक ना। ईमाइल भी लिखा इसने कब, 1762 में ही। ठीक ना। आगे बात करते हैं बेंथम। अच्छा बेंथम के बारे में कुछ बातें कर ही लेती हैं, क्योंकि बेंथम ज़रूरी है, क्योंकि आपने लॉक, हॉब्स, रूसो के बारे में बहुत बार जाना होगा, लेकिन बेंथम के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग सीखते चलेंगे। चलो ये बताओ बेंथम के संबंध में आपको क्या पता है। तो बेंथम के संबंध में आपको पहली बात तो इसकी पुस्तकें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी इसकी पुस्तकें हैं, देखो इसकी बहुत फेमस बुक है फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट कब आई थी, ये 1776 में इसकी पुस्तक थी ये। और एक पुस्तक और भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इंट्रोडक्शन। देखिए आपको लग रहा होगा कि आप नहीं लिखेंगे, आपको याद होगा, लेकिन नहीं, मुझे भी याद है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ। तो आप भी क्या करें, लिखिए, जितनी बार आप लिखते हो ना उतनी बार आपको याद होता है ये। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस।
ये पुस्तक कब आई थी? तो 1789 में। ठीक ना मेरे भाई, दो पुस्तकें हमने देखा, किसके संबंध में? बेंथम के संबंध में। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776 में, एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। आपको बहुत नहीं याद रखना, केवल इतना याद रख लें आप, मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक ना, ये इसमें पूरा नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, आपको तो याद रखना क्या? मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये पुस्तक किसकी है? बेंथम की है। ठीक ना, और और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। बेंथम आपको पता है क्या, एक बहुत बड़ा समाज सुधारक था। ठीक ना, इसने जेल सुधार संबंधी कुछ बातें कही हैं। जेल सुधार संबंधी शब्दावली यहाँ पर एक आता है, पैन ऑप्टिकन योजना किससे संबंधित है? तो बेंथम से। ये जेल सुधार गृह था एक, पैन ऑप्टिकन। आपको पता है इसने शिक्षा संबंधी सुधार भी किया है। शिक्षा संबंधी सुधार में इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली याद रखिएगा, क्रिस्टोमेथिया क्या था ये? क्रिस्टोमेथिया में मॉनिटर पद्धति थी। क्रिस्टोमेथिया इसमें मॉनिटर पद्धति थी, यानी प्रत्येक उच्च क्लास का बच्चा जो होगा वो अपने छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक ना, ये मॉनिटर पद्धति थी क्रिस्टोमेथिया ये। ठीक ना, शिक्षा में सुधार संबंधी ये शब्द है क्या? क्रिस्टोमेथिया। और जेल सुधार संबंधी शब्दावली पैनोप्टिकन। ठीक ना, मेरी बात याद रखिएगा। बेंथम संबंध में एक महत्वपूर्ण शब्दावली और भी आती है, व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, स्वतंत्रता नहीं। व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, स्वतंत्रता नहीं। अच्छा, आप कहोगे सर आपने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जैसी शब्दावली नहीं बताया। दरअसल देखो, ये तो हर कोई बताता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख क्या है, लेकिन वो तो सबको पता होता है, ये बेंथम से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको कम बताए जाते हैं, कम पता चलते हैं, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसलिए ये शब्दावली आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई। और आपको एक बात और बता दें, बेंथम जो है ना धर्म का विरोधी था। बेंथम जो है धर्म का विरोध करता था। ठीक ना, याद रखिएगा ये पॉइंट। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी। नहीं भी अच्छी लग रही होंगी कोई बात नहीं, आप याद रखें, आपको भविष्य में अच्छा लगेगा। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, भविष्य में लगेगा ना, लोड मत लो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। हम लोग बात करने वाले हैं अब अगला क्वेश्चन 42 की। ठीक ना मेरे भाई, 42 क्या कहता है? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, कि रचना की गई थी मेरे भाई। ये इतना बड़ा क्या लिखना था, इसको नॉर्मल से लिख देना था, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। यह बुक किसकी है? बस इतना ही लिख देना चाहिए था। तो यह किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की, प्रूधो की, लेनिन की, या फिर फ्रेडरिक एंजल्स की? कोई आप लोगों में से बता सकता है क्या इसका? नहीं, कार्ल मार्क्स तो नहीं होगा। ठीक ना मेरे भाई, लेनिन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? एंजल्स होगा। ठीक ना, चलो इसका आंसर क्या होगा? एंजल्स होगा। ठीक ना मेरे भाई, एंजल्स याद रखिएगा। चलो एंजल्स होगा, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी एंजल्स की पुस्तकों के बारे में, या एंजल्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए एंजल्स कौन है। ये कार्ल मार्क्स का दोस्त था। एंजल्स कौन है? ये कार्ल मार्क्स का दोस्त था, जो कि 1842 में कार्ल मार्क्स से मुलाकात होती है इसकी। अच्छा, पूछा जाए आपसे कार्ल मार्क्स से एंजल कब मिलता है, तो ये 1842 में मिलता है। ठीक ना, 1842 में। अच्छा, एंजल्स कहाँ का है? ये जर्मनी का था। ठीक ना, लेकिन एंजल्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि एंजल्स ने ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल प्रवर्तक माना जाता है। यानी अगर पूछा जाए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल प्रवर्तक, जहाँ पर कहीं पर अगर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लोग देखते हैं तो लोग आमतौर पर तुरंत इसका आंसर देना चाहते हैं, कार्ल मार्क्स ढूंढने लगते हैं। लेकिन नहीं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसी अवधारणा का मूल प्रवर्तक माना जाता है फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक ना, याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल प्रवर्तक माना जाता है कौन? ये फ्रेडरिक एंजल्स ना। और इसी से ये कार्ल मार्क्स अपना लेकर अपने विचार प्रस्तुत करता है। ठीक ना, यानी मूल विचार किसके थे? ये फ्रेडरिक एंजल्स के थे। आगे बात करेंगे। वो आप जो सोच रहे हैं ना, आप गलत सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो आप?
सर आपको कैसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? देखो आपको, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के बारे में बात कर रहे होगे, हीगल, वो अलग था। वो हीगल द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद की बात करता है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद थी, ये मेटेरियलिस्टिक था ना। वो क्या था, प्रत्ययवादी था, वो विचारों में था, ठीक ना। इसका देखो ये भौतिकवाद क्या था ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मतलब ये था कि ये मनुष्य पर उसके समाज का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। ये मनुष्य में जो बदलाव होते हैं, या जो जो वो प्रभाव करता है, या जो मनुष्य करता है, वह समाज से प्रभावित होकर करता है, ठीक ना। इसके विचारों में जो परिवर्तन होता है वो समाज से परिवर्तन होता है, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर क्या, वो हिगल क्या कहता है, वह द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद की बात करता है, प्रत्ययवाद यानी विचारों की बात करता है, ठीक ना। ये बात आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में। अभी दरअसल यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा जो भी चीज़ें आ रही थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानकारी कर ले रहे हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें आपने कोर्स में पढ़ रखी हुई होंगी, तो इसलिए आप अपना नोट्स रिवीजन करते रहें साथ में। ये मेरा बताने का उद्देश्य ये था, ताकि क्या हो, आपको ये सब चीज़ें साथ साथ में पता होनी चाहिए, ठीक ना। और मुझे यहाँ पे पढ़ाना नहीं है मेरे भाई, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। माफ़ करिएगा, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ मतलब यहाँ पर मेरे पास समय कम है ना, कि इसलिए अभाव, समय या अभाव के कारण मैं यहाँ पर आपको डिटेल्ड में नहीं पढ़ा सकता। चलो, और बात करते हैं फ्रेडरिक एंजल्स की कुछ पुस्तकें जो हों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसकी कुछ पुस्तकें हैं उनको याद रखिएगा। जैसे एंटी ड्यूरिंग, अगर पूछा जाए आपसे एंटी ड्यूरिंग किसकी पुस्तक है, एंटी ड्यूरिंग। एंटी ड्यूरिंग की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जहाँ तक मुझे याद है एच होगा या नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। एंटी ड्यूरिंग नहीं है तो एक कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो अभी, एंटी ड्यूरिंग। एंटी ड्यूरिंग ये किसकी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है फ्रेडरिक एंजल्स की। और आपको पता होगा ये हमने जस्ट पढ़ाई क्या, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, कौन सी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ठीक ना। इसको ज़रूर से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, ये ज़रूर से लिख लीजिएगा आप लोग, इसको ज़रूर से लिख लीजिएगा आप लोग। माफ़ करिएगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही कर दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ, ताकि क्या हो आपको ये समझ में आ जाए, ठीक ना। दी ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, यह किसकी पुस्तक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अच्छा, ये कब आई थी ये वाली पुस्तक, यानी ये वाली पुस्तक यहाँ पर हम बात करें, ये कब आई थी, तो याद रखिएगा ये कब आई है, 1884 में, 1884 में, 1884 में, ठीक ना। कन्फ्यूज मत होइएगा, 1848 में क्या थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी, ठीक ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी। 1884 ये है, 48 मत समझिएगा, उल्टा कर दीजिएंगे तो आप क्या हो जाएगा, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ जाएगा, ठीक ना। एक और पुस्तक है इसकी, याद रखिएगा, सोशलिज्म, सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, साइंटिफिक। देखो आप कहोगे सर आप इंग्लिश में क्यों लिखते हो, सर आप देवनागरी में क्यों नहीं लिख पाते हो। भाई देखो, ये जो इंग्लिश है तो इंग्लिश, इससे लिखने से आपका ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक ना। मैं चाहूँ तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, सोशलिज्म, सोशलिज्म, लेकिन नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। तो अगर आपको ऐसे लिख पाओ तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं देवनागरी में ही सोशलिज्म करके, ठीक ना मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पर लगे हाथ हम लोग कार्ल मार्क्स की पुस्तकों की बात, अच्छा पिछले क्लास में हमने बात करा हुआ था, पता है आपको, क्या याद है कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स की पुस्तकें सहलेखक के रूप में, कार्ल मार्क्स और एंजल्स की पुस्तकें, कार्ल मार्क्स और एंजल्स की पुस्तकें सहलेखक के रूप में मेरे भाई, सहलेखक के रूप में, सहलेखक के रूप में पुस्तकें कौन कौन सी थी, 3 पुस्तकें हमने बताया था, किसी को याद है क्या, नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर से देख लो। दी होली फैमिली, दी होली फैमिली 1845 में आई थी मेरे भाई, 1845, ठीक ना। द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी कब आई थी, 1845 में, ठीक ना मेरे भाई। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखो अभी जस्ट हमने इसके पहले जो बुक्स बताया ना, वो किसका था, केवल फ्रेडरिक एंजल्स का था। यहाँ पर ये एंजल्स और फ्रेडरिक, यानी सॉरी माफ़ करिएगा, फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स, ये दोनों के सहलेखक के रूप में ये पुस्तकें आई थी, ठीक ना, ये 1848 में मेरे भाई,
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी तो भी याद कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें एक बार आपको नहीं याद होती, मतलब एक बार आप चीज़ों को रट लेते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान होने लगती हैं आगे चल के। आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। आगे बात करते हैं। ये कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग देख ही लिए हैं। अब प्रूदो, प्रूदो के बारे में आपको क्या ही बताना। प्रूदो पता है ना कौन है? ये अराजकतावादी है, ये अराजकतावादी, ठीक ना। ये प्रूदो क्या है? अराजकतावादी है। और इसका एक पुस्तक था, याद है ना किसी को? कौन सी पुस्तक थी, कोई बताए? फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, गुड, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, फिलोसॉफी ऑफ पॉवर्टी, ठीक ना, 1846 में आई थी ये। अच्छा, इसी के विरोध में ही तो अपनी पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसी के अगेंस्ट में, इसी के प्रत्युत्तर में लिखा था एक पुस्तक, उसका नाम क्या था? पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, 1847 में, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग लेनिन की, आगे बात करते हैं लेनिन की। लेनिन में, लेनिन की कुछ पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, द स्टेट एंड, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917, ठीक ना मेरे भाई। और एक पुस्तक और भी है इसकी, इम्पीरियलिज्म, 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 द हाईएस्ट स्टेज ऑफ, द हाईएस्ट, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। देखो आप भी, मैं कहूँगा बार बार लिखा करें ये सब चीज़ें, ये बार बार, जितनी आप बार लिखोगे उतनी बार आपका ये तैयार होगा बेहतर तरीके से। बहुत सारे कम बच्चों को पता होता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये बताओ, कार्ल मार्क्स की एक पत्रिका थी, कार्ल मार्क्स ने एक मैगजीन पब्लिश करा हुआ था, उस मैगजीन का क्या नाम था, कोई बता सकते हैं क्या? राइनसे जीतुंग, राइनसे जीतुंग था, राइनसे जीतुंग था, ठीक ना। उसी तरीके से लेनिन की एक पत्रिका थी, कोई बता सकता है क्या उस पत्रिका के क्या नाम है? किसी को याद है? अगर याद हो तो भी ठीक है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज आपको जानने को मिल जाएगा मौका। क्या था वो? तो उस पत्रिका का नाम क्या था? स्करा, स्करा, स्करा यानी स्करा, ठीक ना मेरे भाई, ये था स्करा। ये किसकी पत्रिका थी? ये मैगजीन था, किसका था? लेनिन का, ठीक ना, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको। और ये क्या था? इसी में अपनी, ये बोल्शेविक पत्रिका कही जाती है, बोल्शेविक क्रांति संबंधी जितने विचार थे इसके, ये अपना इसी पत्रिका में दिया करता था, ठीक ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है, आपका लंबा क्लास चला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये चीज़ें। हम बात करते हैं 43 क्वेश्चंस की, यानी 43 क्या कह रहा है? राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचार का विश्वास था? राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो प्लेटो का, अरस्तु का, मार्क्स का, जॉन लॉक था। ये तो अच्छा प्रश्न है भाई, आप लोगों को तो पता ही होगा। राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचार का विश्वास था? तो ये किसका था? क्योंकि अरस्तु का विचार ही था, क्या था? साम्यवाद। साम्यवाद लाना मतलब जहाँ पर वर्गहीन, वर्गहीन, राज्यविहीन की बात करता है, राज्यविहीन, वर्गहीन और इसकी समाज की बात करता था कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब प्लेटो, प्लेटो तो खुद ही वर्ग, इसने वर्ग ही तो बनाया था, क्या? दार्शनिक वर्ग और ये संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो ये वर्ग इसके, इसके राज्य में तो वर्ग था, ठीक ना। और यहाँ पर ये ऐसी कोई बात नहीं करता है, तो इसका याद रखिएगा क्या? कार्ल मार्क्स, 43। आगे बात करते हैं। 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? 44th में ये कह रहा है, निम्न इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? ये प्रश्न आया 2013 में पीजीटी में। अच्छा, ये बहुत बच्चे, आप अधिकतर ये सोचते हैं कि यार ये पीजीटी में है, मेरे टीजीटी में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये पीजीटी का है, केवल टीजीटी का है। हमने यहाँ पर ले रखा है बस पीजीटी का प्रश्न और जीआईसी के प्रश्न। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये केवल एलटी में नहीं आएगा और ये टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। विचारक हैं, अरस्तु है तो अरस्तु सब में पूछेगा। अगर दे रखा है लॉक तो लॉक सबसे, लॉक सब में आएगा। अगर दे रखा है हीगल और मार्क्स तो वो सब में आएंगे मेरे भाई।
इनमें से किस वर्ग के विचारक ने वाद प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद की बात करता है, ठीक ना। ये कौन करता है का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स। मिल ने मिल तो ऐसा कभी नहीं किया है, मार्क्स और कांट ने हमने कभी नहीं पढ़ा है, हीगल और मार्क्स ने, यही तो है, हीगल और मार्क्स ने किया है, ठीक ना मेरे भाई। हीगल ने जहाँ पर द्वंद्वात्मक के संबंध में ये प्रत्ययवाद की बात करता है, यहाँ पर ये भौतिकवाद की बात करता है, लेकिन पद्धति तो दोनों की सेम ही थी, ठीक ना, हीगल और मार्क्स। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं हम लोग 45 क्वेश्चंस की। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या थी? माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या थी? प्रतिक्रियात्मक होगी, महत्वपूर्ण होगी, शून्य होगी या महत्वहीन होगी? अब देखो, आप लोग इस प्रश्न का आंसर सोचते रहें, तब तक मैं इसके संबंध में कुछ चीज़ें बता दूं आपको। जैसे कि माओ के संबंध में, अब माओ के संबंध में आपको पता होना चाहिए कि माओ निरंतर क्रांति का समर्थक था। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि आप लिखेंगे तभी, देखो मैं इतनी बार लिख रहा हूँ तो आप क्यों नहीं लिख सकते हैं। निरंतर क्रांति का सिद्धांत, निरंतर क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? आप इसका आंसर तब तक सोचते रहें, मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ आपको। निरंतर क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स, ये माओ सेतुंग ने दिया है, ठीक ना। और अंतर्विरोध का नियम आपने सुना होगा, ये शब्दावली याद रखो, क्योंकि ये शब्दावली आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। अंतर्विरोध का नियम, ये भी किससे संबंधित है? ये भी माओ सेतुंग से संबंधित है। सांस्कृतिक क्रांति संबंधी अवधारणा किसने दिया? सांस्कृतिक क्रांति संबंधी अवधारणा किसने दिया? याद रखिएगा, ये भी किससे संबंधित है? ये माओ सेतुंग से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए, हजारों फूलों को खिलने दो, हजारों फूलों को खिलने दो, हजारों फूलों को खिलने दो, ठीक ना। ये किससे संबंधित है? तो ये भी माओ से संबंधित है। पूछा जाए आपसे कि ये बताओ, महिलाओं ने आधा आसमान उठा रखा है, 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 आसमान उठा रखा है, ये शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये सभी शब्दावलियाँ माओ सेतुंग से संबंधित हैं, है ना, माओ सेतुंग से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए, माओ का एक विचार था। माओ का एक विचार क्या था? यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। माओ का विचार आप भी लिख लीजिएगा। माओ का विचार ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रूसी क्रांति को जन्म देता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो रूसी क्रांति को जन्म देता है। एक मिनट, चाय, हाँ क्या कहना चाह रहा था? कुछ तो कह रहा था यार। हाँ, माओ का जो विचार था वो इसका विचार ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने रूसी क्रांति को जन्म दिया और सेकंड ने चीनी क्रांति को, तो थर्ड संपूर्ण विश्व में साम्यवाद स्थापित करेगा। याद रखिएगा ये पॉइंट, हमने क्या कहा, इसके विचार ये थे कि जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने रूसी क्रांति को जन्म दिया, जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने रूसी क्रांति को जन्म दिया और वर्ल्ड वॉर सेकंड ने चीनी क्रांति को जन्म दिया, चीनी क्रांति को जन्म दिया, उसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर में संपूर्ण विश्व में साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये पॉइंट। अच्छा, कुछ कहूँ सर, आप अब इसका आंसर की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, चलो बाकी चीज़ें फिर कभी देख लेंगे। अब बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा सर। इसका आंसर इरेज कर दे रहे हैं भाई, आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर से, इसका आंसर क्या होगा। अब इस पर हम लोग बात करेंगे। चलो, क्वेश्चन ये है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या थी? प्रतिक्रियात्मक होगी या महत्वपूर्ण होगी या शून्य होगी या महत्वहीन होगी? देखो, ये महत्वहीन तो होगी नहीं, शून्य तो होगी नहीं। आप कहोगे सर प्रतिक्रियात्मक होगी या महत्वपूर्ण होगी, तो इसकी कृषकों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये कहता है क्या, बिना कृषकों के क्रांति असंभव है। मार्क्स कहता है कि बिना कृषकों के क्रांति असंभव है, क्योंकि ये माओ कहता है कि बिना कृषकों के क्रांति असंभव है, और इसमें
क्रांति की भूमिका में महत्वपूर्ण माना किसको किसको को, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्स ने, ये मार्क्स बार बार याद आ रहा है दिमाग में। देखो, क्योंकि माओ कहता था कि जो क्रांति है यह गांव से शहरों की ओर चलेगी, क्रांति जो है यह गांव से शहर की ओर जाएगी। वहीं पर रूसी क्रांति क्या था, रूसी क्रांति शहर से गांव में जा रहा था, लेकिन ये माओ के अनुसार जो चीनी क्रांति थी ये गांव से शहरों में जा रही थी, ठीक ना। इसमें कृषकों की जो भूमिका होगी महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, प्रतिक्रियात्मक क्यों नहीं होगी? दरअसल प्रतिक्रियात्मक इसलिए नहीं होगी क्योंकि प्रतिक्रियावादी का आपको अर्थ नहीं पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ये यानी जिसमें प्रतिक्रियावादी होते हैं ये यथास्थितिवादी का समर्थन करते हैं, यानी ये परिवर्तन के खिलाफ होते हैं, जो क्रांति के खिलाफ होते हैं, ये क्रांति के खिलाफ होते हैं, क्रांति के खिलाफ होते हैं, क्रांति के खिलाफ होते हैं, और ये यथास्थितिवादी होते हैं, यानी ये परिवर्तन के खिलाफ होते हैं, यथास्थितिवादी होते हैं, ठीक ना मेरे भाई। इसलिए ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। बात करते हैं 46 की। इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। 46 की बात करते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ये बताओ, ये तो अच्छी लाइन है, अभी जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा है यहीं पर लेनिन में, कहीं भी लेनिन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे एक बुक हमने बताया था, कौन सी बुक थी वो, लेनिन की इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, उसका हिंदी में मतलब ही यही होता है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम या अंतिम चरण है, या उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम अवस्था है या अंतिम चरण है कह लो। यह किसकी पुस्तक है, यह लेनिन की पुस्तक है, ठीक ना मेरे भाई। लेनिन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, पिछले स्लाइड में देख लिया हमने। अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी के लोगों के बारे में। मुसोलिनी, भाई आपको पता है मुसोलिनी के बारे में। मुसोलिनी फांसीवादी विचारक है, फांसीवादी विचारक है। एक इटली में फांसीवाद का जनक इटली में मुसोलिनी कहलाता है, ठीक ना। और इसका एक प्रमुख कथन है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। महत्वपूर्ण कथन किसका है, तो मुसोलिनी का है। वहीं पर हिटलर जो ये क्या नाम है, जर्मनी में नाजीवाद का जनक, जर्मनी में नाजीवाद की बात करता है, नाजीवादी है ये, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए इससे संबंध में नाजीवादी विचारक के संबंध में हिटलर के बारे में कि इसकी एक पुस्तक थी, उसकी पुस्तक का नाम है मीन कैम्प। मीन कैम्प, ये मीन कैम्प यानी मेरा संघर्ष। अपनी जेल में, यानी जेल में रहने के दौरान इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है क्या, मीन कैम्प। मीन कैम्प मतलब क्या होता है, मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, ठीक ना ये। और हिटलर के संबंध में एक महत्वपूर्ण शब्दावली है लेबेस्त्रम की अवधारणा। देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसी चीज़ का बहुत डिटेल्ड में व्याख्या कर सकता हूँ हिटलर के बारे में, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को समझना, क्योंकि जितनी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में और जो पूछे गए हैं अब तक, हम उनकी बात कर रहे थे। रीज़न ये है कि मेरा डिटेल्ड कोर्स नहीं है ये, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल MCQ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए लेबेस्त्रम की अवधारणा, ये बिहार में पूछा गया है क्वेश्चन, लेबेस्त्रम की अवधारणा। लेबेस्त्रम की अवधारणा किससे संबंधित है, ये हिटलर से संबंधित है, ठीक ना। ये नाजीवादियों से संबंधित है। अच्छा, इसमें क्या था, ये विस्तारवादी नीति थी। लेबेस्त्रम क्या था, एक विस्तारवादी नीति थी। विस्तारवादी नीति थी किसकी, हिटलर की। इसमें क्या था, जो पूर्वी यूरोप है ना, पूर्वी यूरोप में विस्तार करना, इसमें मेन काम क्या था, पूर्वी यूरोप में इसका विस्तार करना। ये विस्तारवादी नीति थी। याद रखिएगा, लेबेस्त्रम की अवधारणा किससे संबंधित है, हिटलर संबंधित है। इसकी नीति क्या थी, ये विस्तारवादी नीति थी। इसमें पूर्वी यूरोप में विस्तार करना था, लेबेस्त्रम का काम था ये, ठीक ना। और इसके संबंध में एक हिस्ट्री से हो जाएगा वो, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखिएगा। इनेबलिंग एक्ट, अगर आपने इनेबलिंग एक्ट याद रखा होगा तो याद होगा, इनेबलिंग एक्ट आया था कब, 1933 में। 1933 में, जिसके बाद ही तो ये क्या करता है, तानाशाही स्थापित कर देता है, तानाशाही ये लाता है इनेबलिंग एक्ट के तहत, ठीक ना। ये डिटेल्ड हो जाएगा, इसके लिए आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नाजीवादी। आगे बात करते हैं। लेनिन के बारे में हम जानते हैं। स्टालिन के बारे में आपको याद रखना है क्या, एक देश में समाजवाद।
एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद किससे संबंधित है? स्टालिन से। आगे बात करते हैं, ये मिटा बाद में देंगे इरेज। किसने न्याय को उचितता के रूप में घोषित किया? देखो, न्याय को उचितता के रूप में, न्याय को उचितता के रूप में देखा किसने? रॉल्स ने, लियो डिग्वी, जेम्स ब्राइस ने, एविडासी ने। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। ये इसका आंसर है, क्योंकि न्याय के संबंध में केवल यहाँ पर एक ही विचारक है। कौन है वो? रॉल्स, जॉन रॉल्स का ये है, ठीक ना। जॉन रॉल्स के बारे में थोड़ी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि जॉन रॉल्स कौन था। देखो, रॉल्स के बारे में क्या ही बताएं। रॉल्स आपको पता होगा एक समझौतावादी विचारक है। आप कहोगे ये कैसे होगा, ये कब हुआ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये कैसे हो गया समझौतावादी विचारक? भाई आपको पता है ना कि हमने पिछली क्लास स्लाइड में देखा हुआ है, किसी स्लाइड में हमने ये बात जरूर करा हुआ, समझौतावादी विचारक में ये हॉब्स भी आता है, लॉक भी आता है, रूसो भी आता है, और कांट भी आते हैं, कांट भी आते हैं, और रॉल्स भी आते हैं। इसके साथ साथ क्या नाम है? रिचर्ड हुकर, रिचर्ड हुकर, जो कि क्या था? ये क्या कहते हैं इसको यार, वो जो पैसा लेकर शिक्षा देता था, या सोफिस्ट था ये, सोफिस्ट विचारक। यानी आपको याद रखना है, समझौतावादी विचारकों में ये इतने महत्वपूर्ण विचारक हैं जिनका नाम आपको याद रखना है कि हॉब्स भी आता है समझौतावादी, लॉक, रूसो, इमैनुअल कांट, जॉन रॉल्स, रिचर्ड हुकर, जो कि क्या थे? सोफिस्ट था, ठीक है, समझौतावादी विचारकों के तहत जाते हैं। अब आपको पता होगा रॉल्स कहाँ का था? रॉल्स अमेरिका का था। रॉल्स कहाँ का था? अमेरिका का था। इसकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्या? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, वेरी गुड। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। साथियों, आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आएगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने राइटिंग में सुधार जरूर करने की कोशिश करूँगा। जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक ना, ये 2001 में आई थी, याद रखिएगा। ये 3 पुस्तकें इसकी, किसकी? रॉल्स की, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक ना। जॉन रॉल्स ने अपना न्याय का जो विचार है ये किससे प्रेरित होकर दिया है? तो इमैनुअल कांट से प्रेरित है। जो जॉन रॉल्स का जो विचार है न्याय के संबंध में, ये किससे प्रेरित है? तो ये इमैनुअल कांट से प्रेरित है, ठीक ना। अच्छा, ये जो है ना, ये बेंथम के विचारों का विरोध करता है कि बेंथम कहता क्या था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करता था। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता था। तो इसका ये मानना था कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करोगे तो जो बच गए उनका क्या, जो बच गए उनका क्या, ठीक ना। जैसे ये कहता था कि सुखी लोगों को सुख कितना ही क्यों न दे दिया जाए, यानी सुखी लोगों को सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उसमें दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जॉन रॉल्स का ये मानना था कि सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है। यानी ये हीनतम की अधिकतम की बात करता है, ये बात करता है इमैनुअल कांट, जॉन रॉल्स बात करता है हीनतम को अधिकतम, हीनतम को अधिकतम की बात करता है, हीनतम को अधिकतम की बात करता है ये। वहीं पर हमने देखा क्या कि बेंथम अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख के हिसाब से कानून बनाने चाहिए, उस तरीके से न्याय देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात करता है जो बच गए उनका क्या, यानी हीनतम को अधिकतम की बात करता है यहाँ पर, ठीक ना। ठीक है, ये तिलांजलि देता है, यानी अधिकतम लोग, यानी अधिक से अधिक लोगों की खुशी में जो कम लोग हैं, यानी जो बच गए लोग हैं, या जो समाज के शोषक वर्ग या दलित कुचले वर्ग के लोग होंगे, दमित वर्ग के लोग होंगे, ये उनको ध्यान में नहीं रखता है। कौन? ये बेंथम। वहीं पर ये उसकी अवहेलना करते हुए, उसकी बातों का खंडन करते हुए कहता है कि हीनतम को अधिकतम की बात करेगा यहाँ पर ये, ठीक ना मेरे भाई। बस इतना ही रखते हैं, और इसमें हम लोग इतना देख लिए। आगे बात करते हैं ड्यूगी के बारे में। आपको पता है ये कौन है? बहुलवादी है ये,
ब्राइस के बारे में आपने सुना है, जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस याद है ना, किसी को याद है जेम्स ब्राइस के बारे में? तो जेम्स ब्राइस की कोई पुस्तक थी क्या, कोई बता सकता है? यार इसकी एक पुस्तक थी, बड़ी फेमस थी, कौन सी थी वो? मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी आई थिंक 1921 में, 1924 में, याद रखिएगा, ये पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है, 1921 में या फिर 1924 में था, कन्फ्यूज़न है मुझे थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा 1924 या 1921 है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1924 है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपको डाउट करना है क्लियर अपना। तो ऐसे ही ये कानून से रिलेटेड विचारक है, ये कानून से रिलेटेड विचारक है, ये बहुलवादी है। और बात करते हैं किसकी, ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने व्यक्त किया, ये बताओ। सामाजिक समझौते की बात आपको पता है, हॉब्स करता है, लॉक करता है, रूसो करते हैं, मार्क्स तो हटाओ, ठीक ना, ये तो होगा नहीं क्योंकि लॉक और हॉब्स में एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, संप्रभु की बात करेगा कौन, लेवियाथन, क्योंकि जो कॉमनवेल्थ में यही तो बनता है, यानी इसके राज्य में, यानी हॉब्स के राज्य में कॉमनवेल्थ जो था यही तो था संप्रभु, माफ़ करिएगा क्या नाम है उसका यार, समुद्र जी, लेवियाथन। लेवियाथन लेवियाथन ही तो क्या था, संप्रभु था, यानी इसके पास लगभग सभी अधिकार थे, इसके पास लगभग सभी अधिकार थे, यानी अपने राज्य के लोगों के संबंध में जो भी चाहे, ये एक प्रकार का निरंकुश था, ठीक ना मेरे भाई। बस करते हैं, मुझे लगता है ये इसके संबंध में आपको इतना जानना बेहतर है, क्योंकि लंबी क्लासेज हो गई, मेरा गला भी सूख रहा है अब। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लॉक के बारे में आपको जस्ट बता ही दिए ऊपर, अब आगे बात करते हैं हम लोग।